हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मी देवी, प्रवक्ता पंडित सहदेव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय रमईपुर कानपुर। विषय सामाजिक अध्ययन, डीएलएड 4th सेमेस्टर। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके पहले के वीडियो में हमने 1857 की क्रांति के स्वरूप और क्रांति के प्रमुख कारण एवं उसके प्रारंभ और विस्तार के विषय में जाना था। आज हम 1857 की क्रांति के अंतर्गत 1857 की क्रांति की असफलता के कारण एवं परिणाम पर चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति की असफलता के अनेक कारण थे, जिन्हें हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है हमारा नेतृत्व का अभाव। विद्रोह के विभिन्न केंद्रों में परस्पर समन्वय का अभाव था। विद्रोह के समय किसी केंद्रीय संगठन का निर्माण नहीं किया गया था और पहले से कोई सुनिश्चित योजना नहीं थी। नेतृत्व का अभाव का मतलब कि यहाँ पर कोई भी जिस प्रकार से ये विद्रोह हुआ वो एक संगठित विद्रोह नहीं था, बल्कि अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर किया गया और नेतृत्व का भी अभाव था। जैसा कि 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को जो है नेता चुना गया था प्रतीक के रूप में, किंतु उनमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि वो वयोवृद्ध थे और सही प्रकार से निर्देशित नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण नेतृत्व का अभाव रहा और यह क्रांति जो है या विद्रोह जो है उसका दमन कर दिया गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा सीमित क्षेत्र। सीमित क्षेत्र देश का एक बहुत बड़ा भाग, जैसे बंगाल, पंजाब, कश्मीर, उड़ीसा तथा दक्षिण भारत इससे अछूता रह गया था। विद्रोह का सीमित क्षेत्र होने के कारण अंग्रेज़ों को इसे दबाने में आसानी हुई। जो इसका क्षेत्र था, जब यह विद्रोह किया गया और इसका जो क्षेत्र था वो बहुत सीमित था, यानी कि इसे बहुत से ऐसे भाग थे जहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ। अगर संपूर्ण भारत में एक साथ विद्रोह किया जाता तो हो सकता था यह विद्रोह सफल होता, किंतु भारत के उत्तरी भाग में अधिक इसका विद्रोह का देखा गया और दक्षिण भाग में विद्रोह नहीं हुआ था, जिसके कारण सीमित क्षेत्र होने के कारण भी अंग्रेज जो है इसको दबाने में सफल हो गए और यह विद्रोह समाप्त हो गया। राष्ट्रीय भावना का अभाव अगला पॉइंट है। राष्ट्रीय भावना का अभाव, ये जो विद्रोह हुआ था ये प्रत्येक वर्ग ने, चाहे वो सैनिक हो या नरेश लोग हो, इन लोगों ने अपने हित के लिए जो है इसका ये विद्रोह किया था, ना कि उनमें राष्ट्रीय की भावना थी। अगर राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर होती तो हो सकता था यह विद्रोह सफल होता और आगे चल कर के स्वतंत्रता आंदोलन की आवश्यकता न पड़ती, किंतु इनमें राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी। इसमें सभी वर्गों ने सहयोग नहीं किया, भारतीय समाज के सभी वर्गों का सहयोग नहीं मिल पाया। जैसे शिक्षित व्यापारी, भारतीय शासक अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। अनेक सिपाहियों ने भी विद्रोह में भाग नहीं लिया, बल्कि अंग्रेजों की सहायता की। जैसे जो शिक्षित वर्ग था और जो बड़े व्यापारी वर्ग थे, धनाढ्य लोग थे, इन लोगों ने अंग्रेजों का सहयोग किया, ना कि विद्रोहियों का या भारतीय जो ये नेता थे इनका सहयोग किया। भारतीय कुछ ऐसे शासक थे जो अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने शासन को बचाने के लिए अंग्रेजों का उन्होंने सहयोग किया। इस प्रकार से जो सिपाही थे, कुछ ऐसे भारतीय सिपाही थे जैसे गोरखा हो गए, होलकर हो गए, सिंधिया हो गए या पंजाब के जो सिपाही थे, इन लोगों ने भी जो है अंग्रेजों की ही सहायता की, ना कि भारतीयों की। तो इस प्रकार जो है इनमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव पाया गया और ये 1857 की क्रांति का दमन कर दिया गया। इसके बाद अगला पॉइंट है सीमित संसाधन। अंग्रेजों की तुलना में विद्रोहियों के संसाधन सीमित थे। भारतीय सैनिक पारंपरिक तरीके से युद्ध कर रहे थे। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने विद्रोह का दमन करने हेतु आधुनिक संचार एवं आवागमन के साधनों का उचित प्रयोग किया।
सीमित संसाधन, जो भारतीय विद्रोही थे उनके पास संसाधन सीमित थे, यानी कि जैसे कि पुरानी बंदूकें होना उनके पास, या जो राजा लोग थे वो तीर तलवार आदि से लड़ते थे युद्ध, जबकि अंग्रेज़ों के पास तोपखाने की भी व्यवस्था थी और नए तरीके के राइफल्स और नए तरीके के हथियार आदि थे, जिसके कारण जो है उन्होंने इन विद्रोहियों का सरलता से दमन कर दिया। इसके अलावा आधुनिक संचार एवं आवागमन के जो साधन थे उसका उचित प्रयोग अंग्रेज़ों ने किया कि कहीं भी अगर विद्रोह को दमन करने के लिए उन्हें सैनिकों की आवश्यकता होती थी तो आवागमन के मार्ग से और या आधुनिक संचार के माध्यम से वहाँ पर उचित मात्रा में अंग्रेजी सेना को बुला लिया जाता था। तो इस प्रकार से सीमित संसाधन भी जो है विद्रोहियों के या 1857 की क्रांति के दमन का प्रमुख कारण बना। इसके बाद हम लोग देखते हैं उद्देश्य की स्पष्टता का अभाव। अगला पॉइंट है हमारा उद्देश्य की स्पष्टता का भाव, यानी कि इस विद्रोह का कोई भी उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। 1857 के विद्रोह का उद्देश्य स्पष्ट न होने के कारण यह असफल रहा। इसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था, ये एकमात्र घटना थी जो कि चर्बी लगे कारतूसों के विरुद्ध जो है सैनिकों ने किया था, लेकिन किंतु कुछ अंग्रेजी नीतियां ऐसी थी जिसके कारण प्रत्येक राज्य में जो है इस विद्रोह का प्रचार प्रसार किया गया और सभी ने इसका समर्थन किया। सभी नेता अपने अपने हित के लिए विद्रोह कर रहे थे, जैसे कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जो अपने दत्तक पुत्र को अधिकार दिलाना चाह रही थी, उसके विरुद्ध वो लड़ रही थी। इसके अलावा नाना साहब अपने राज्य को बचाने के लिए जो है लड़ रहे थे। तो जो भी इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, सभी अपने अपने हित के लिए, जो जमींदार वर्ग थे वो अपनी जमींदारी कायम रखना चाहते थे। तो इसके एक कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था, सभी अलग अलग उद्देश्यों से इस विद्रोह का जो है समर्थन कर रहे थे। इस प्रकार इस विद्रोह का प्रारंभ जिस प्रकार हुआ और कुछ क्षेत्रों में सफल भी रहा, किंतु उपयुक्त कारणों से सभी विद्रोही असफल रहे। इसके अतिरिक्त विद्रोह का अलग अलग समय पर होना तथा सभी भारतीयों का सहयोग न मिल पाना भी इस विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण बना। यानी कि ये जो विद्रोह रहा ये पूर्ण रूप से असफल रहा, किंतु आगे की कुछ ऐसी पृष्ठभूमियाँ बनती गई जिससे कि हमें आगे जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उसके लिए ये एक प्रेरणा स्रोत बना। अब हम देखते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति के परिणाम की। इस क्रांति के बाद, इसकी असफलता के बाद भी कुछ ऐसे परिणाम हुए जो आगामी आने वाले समय में एक तरह से भारतीयों के लिए बहुत अच्छा समय था। जैसे कंपनी की सत्ता का अंत, कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में की गई थी और वो अपना शासन चला रही थी, उस शासन का अंत कर दिया गया। अब उसकी जगह क्राउन का शासन सौंपा गया। क्राउन का मीन्स कि अब जो है सारे अधिकार महारानी के पास हो गए, जो ब्रिटिश क्राउन था उसके पास हो गए और कंपनी का जो शासन था वो समाप्त कर दिया गया। इसके पश्चात भारत में शासन के लिए 1858 का अधिनियम पारित किया गया। प्रशासनिक रूप से इसमें परिवर्तन किया गया कि भारत में जो शासन था वो 1858 का अधिनियम पारित किया गया और इसके बाद गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया तथा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ। भारत का जो गवर्नर जनरल था इसको वायसराय के पद में इसको बदल दिया गया और जो भारत का प्रथम वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग हुआ। इसके पश्चात भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। इसमें एक नया पद सृजन किया गया जो कि भारत सचिव का पद था और भारत के जितने भी पूरी प्रशासनिक कार्यविधि थी वो इसके अंतर्गत उसका संचालन भारत सचिव करता था। वो भी उसकी सहायता के लिए जो है 15 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। इंडिया काउंसिल, जिसे मंत्रिपरिषद कह लीजिए या इंडिया काउंसिल कह लीजिए, कि भारत सचिव के पद का सृजन किया गया और सहायता के लिए 15 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। इसके बाद कुछ सैन्य परिवर्तन किए गए, जैसे कि भारतीयों तथा यूरोपीय सेना का अनुपात 2:1 कर दिया गया, जो कि 1857 के पूर्व यह अनुपात 5:1 का था
और बाद में इस विद्रोह के पश्चात जो है भारतीयों की संख्या कम कर दी गई और यूरोपियों की संख्या जो है उसको यथावत रखा गया और भारतीय सेना को क्षेत्र के आधार पर बांटा गया। भारतीय सेना के क्षेत्रों के आधार पर बांटा गया कि जिस क्षेत्र में हर अलग अलग क्षेत्र के व्यक्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में तैनाती दी गई, जिससे कि वो एक दूसरे के विरुद्ध जो है उनसे कार्य लिया जा सके। इसके पश्चात देखते हैं रियासतों के प्रति नीति में परिवर्तन, कि रियासतों के प्रति नीति में परिवर्तन किस प्रकार से किया गया। जैसे डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति थी, उस नीति को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, यानी कि किसी भी प्रकार से किसी भी राज्य का विलय जो है वो ब्रिटिश कंपनी अपने राज्य में नहीं कर सकती। तो इस तरह से डलहौजी की राज्य हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया और देसी नरेशों की स्थिति को पूर्ववत कर दिया गया। जिस प्रकार से पहले देसी नरेशों की स्थिति थी कि वो अपने जो है राज्य का संचालन खुद, वहाँ के शासन प्रशासन खुद देख सकते थे, तो उनकी स्थिति को फिर से उसी तरह कर दिया गया और किसी भी प्रकार से किसी भी देसी रियासत को ब्रिटिश राज्य में विलय करने पर प्रतिबंध लग गया। अगला और लास्ट पॉइंट है हमारा मुगल वंश का अंत। यहाँ पर 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो मुगल शासक होते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय, इनको रंगून भेज दिया जाता है हमेशा के लिए और इस तरह से जो है मुगल वंश का अंत हो जाता है और दिल्ली पर जो है ब्रिटिश सत्ता का पूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से 1857 की क्रांति असफल भी रही और उसके परिणाम भी हमने देखे। अब इसके बाद हम इस पे कुछ चर्चा कर लेते हैं कि 1857 का विद्रोह भले ही असफल हो गया था, किंतु इसके परिणाम दूरगामी हुए। इस विद्रोह के नेताओं को भारतीयों ने राष्ट्रीय नायकों का दर्जा दिया तथा देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा प्राप्त की। देश राजनैतिक रूप से एक हुआ तथा भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना बढ़ती गई। इस विद्रोह से जिस अभियान की शुरुआत हुई उसकी अंतिम परिणति वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के साथ पूरी हुई। एक तरह से यह पहले तो इसका कुछ उद्देश्य नहीं था, किंतु बाद में इसका उद्देश्य निर्धारित हुआ और राष्ट्रीयता की भावना जो है वो जनमानस में जागृत हुई और आगे चल करके यही हमारी स्वतंत्रता का एक तरह से आधार बिंदु बना। धन्यवाद।